अच्छा जी बेटे, आप हैं सारे सीएसएस के स्टूडेंट्स। तो देखें, बुरा मत मानिएगा कि आप क्या कहोगे कि अब उस्ताद ने टेंसेस करवाने शुरू कर दिए हैं। देखें, एक दफा ना मेरे अंदाज से कुछ टेंसेस मेरे साथ समझ के कर लीजिए। इसका मैं इसलिए आपको यह करवाना चाहता हूँ कि क्रिएटिव राइटिंग में क्या, और ट्रांसलेशन में क्या, करेक्शन में क्या, कई जगहों के ऊपर आप लोगों को इसका फायदा होगा। तो आप लोगों को आते होंगे पहले, या नहीं भी आते तो मुझे देखें, आप लोगों पर एतमाद तो है, लेकिन मुझे अपने एजुकेशन सिस्टम पर एतमाद नहीं है। क्योंकि जो बच्चे ओए लेवल से पढ़े होते हैं ना, उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी होती है। जनरली उनकी इंग्लिश अच्छी होती है, वो पढ़ भी लेते हैं, लिख भी लेते हैं, कॉम्प्रीहेंड भी कर लेते हैं। क्रिएटिव राइटिंग भी बहुत अच्छी होती है। हम जो स्टूडेंट है ना, जो कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के पढ़े हुए हैं, हम लोगों को फिर मेहनत करनी होती है, लेकिन हम भी उतना ही अच्छा लिख लेते हैं। बस मेहनत थोड़ी हमें ज्यादा दरकार होती है। तो जहां तक क्रिएटिव राइटिंग का ताल्लुक है, जहां तक राइटिंग का ताल्लुक है, उसमें ना टेंस बड़ा रोल प्ले करते हैं अपना। और टेंस को सेंस के साथ समझना है। मेरा जो टारगेट है ना, मैं सारे टेंसेस नहीं, मैं जो बहुत ज्यादा, जिन टेंसेस से हम जान नहीं छुड़वा सकते, और जिन टेंसेस को हमने इस्तेमाल करना ही करना होता है, एक तो उनका एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में आपको बनाना सिखाता हूँ। और दूसरा ना, फिर आपको सिंपल सेंटेंस से उठा के और सिंगल लेयर, वर्ड की लेयर, फ्रेज की, क्लॉज की, डबल ट्रिपल लेयर्स फिर इसके ऊपर लगवा, एक सादा से फिक्रे में लगवाने की मैं कोशिश करता हूँ, ताकि आप बच्चे ना इसको समझो। यानी कि जब ह्यूज सेंटेंस कोई सामने आता है तो हम पढ़ के भी परेशान होते हैं, हम लिखते हुए भी झिझकते हैं, तो वो भी हम लिख सकें। तो मैं जो एक्टिविटी करवाने लगा हूँ, ये कुछ दिन लेगी, तो इसमें मेरा साथ दीजिएगा। प्रेजेंट सिंपल टेंस ऐसा है कि जो कहाँ इस्तेमाल नहीं होता। मैं इसको इसलिए भी वैल्यू ज्यादा देता हूँ कि ये क्रिटिकल कमेंट्री में यूज होता है। द राइटर सेज दैट, द पोएट सेज दैट, ही ओपाइंस दैट, दिस सिचुएशन रिफ्लेक्ट्स दैट। यानी ये वो वाला टेंस है जो सबसे ज्यादा, सबसे पहले, तो मैं कहता हूं कि प्रेजेंट सिंपल, जिसको प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहा जाता है, तो ये वो वाला टेंस है जो कि सबसे ज्यादा क्रिटिकल कमेंट्री के अंदर इस्तेमाल होता है, और हम इससे पीछा नहीं छुड़ा सकते बेटे। तो लिहाजा ये टेंस हम करेंगे। अच्छा, प्रेजेंट इंडेफिनिट भी इस टेंस को बोलते हैं, और ये यूज कहाँ कहाँ होता है? सबसे पहले तो मैं कह रहा हूँ क्रिटिकल कमेंट्री में। क्रिटिकल कमेंट्री, क्रिटिकल कमेंट्स देने के लिए, क्रिटिसिज्म के लिए हम इसे कमेंट्री के लिए इस्तेमाल करते हैं। फिर बाकी हैबिट्स और जनरल ट्रूथ्स और फैक्ट्स वगैरह, वो तो हर बुक में लिखा होता है कि ये इस्तेमाल होता है। अब सिलसिला इसका ये है कि आई वुई यू, दे, और जो प्लूरल नेम्स होते हैं, जो प्लूरल नेम्स होते हैं, उनके साथ हम यूज करते हैं, उनके साथ हम यूज करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। और प्लूरल नेम्स, वो प्लूरल नेम्स कोई से भी हो सकते हैं। वो द बॉयज भी हो सकता है, और वो द बर्ड्स भी हो सकता है, और वो द कार्स भी हो सकता है। यानी कि वो ह्यूमंस भी हो सकती हैं, वो थिंग्स भी हो सकते हैं, वो नॉन ह्यूमंस भी हो सकते हैं। दूसरा इस टेंस में हम करते ये हैं कि ही और शी और इट, और सिंगुलर नेम्स, इसको मैं सिंगुलर नेम्स को लिख लेता हूं एस एन। ही शी इट और सिंगुलर नेम्स हों तो भी इसके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, लेकिन हम इजाफा कर देते हैं एस या ई एस का, या आई एस का। यहां पर मैं एस या ई एस लिख देता हूं। अच्छा, यानी कि अगर आपने कहना हो कि मैं मजमून लिखता हूं तो आई राइट अ लेटर, हम मजमून लिखते हैं तो वी राइट लेटर्स, तुम एक मजमून लिखते हो तो यू राइट अ लेटर डेली, यानी तुम रोजाना एक मजमून लिखते हो। किसी के बारे में बात की जाए और वो प्लूरल हो तो हम कहते हैं कि वो मजमून लिखते हैं, यानी दे कहा जाता है जब किसी प्लूरल के बारे में बात की जाए तो। दे राइट एसेस। और अगर प्लूरल नेम्स आ जाएं, द बॉयज, तो द बॉयज राइट एसेस। लेकिन अगर ही होगा तो ही राइट्स एसेस, शी राइट्स एसेस, इट राइट्स एसेस। और कोई वाहिद नाम हो, जैसे अली है तो अली राइट्स एसेस। तो आई राइट, वी राइट, यू राइट, दे राइट, लेकिन ही राइट्स, शी राइट्स, इट राइट्स, और अली राइट्स। बस यही फर्क है इसमें। अच्छा, अब जब हमने इनका नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाना होता है, जब हमने इनका नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाना होता है, तो हम यहां पर लगा देते हैं डू। यानी अगर हमने नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो आई, वी, यू, दे, और प्लूरल नेम्स वगैरह के साथ हम लगा देते हैं डू, मनफी और सवालिया बनाने के लिए। और जब हमने इनका नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाना होता है तो हम यहां पर लगा देते हैं डज।
मनफी और सवालिया बनाने के लिए, मनफी के लिए और क्वेश्चंस के लिए, ये भी मनफी के लिए और क्वेश्चंस के लिए। अब इसकी हम मिसाल देख लेते हैं। मिसाल है इसकी, जैसे मैं कहूं कि आई राइट एसेज डेली, कि मैं रोजाना मजामीन लिखता हूं। आई राइट एसेज डेली। अब जब मैंने इसका मनफी बनाया, तो मनफी बनाने के लिए हम वर्ब से पहले डू नॉट लगा देते हैं, आई डू नॉट राइट एसेज डेली। और ये मैंने आप बच्चों से गुजारिश की थी, और वो गुजारिश क्या थी कि बेटे दो ही मेन सेंटेंसेस होते हैं, किसी मतलब स्ट्रक्चर के दो ही मेन सेंटेंस होते हैं। एक सेंटेंस होता है सिंपल, और दूसरा सेंटेंस होता है नेगेटिव। इन्हीं दोनों सेंटेंसेस से जितने मर्जी सेंटेंस बनाए जाओ, जितने मर्जी सेंटेंस बनाए जाओ। जैसे अब अगर मैंने क्वेश्चन बनाना है तो मैं कहूंगा डू आई राइट एसेज डेली। ये बन गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस, या ये बन गया क्वेश्चन। तो मैं इसी डू को पहले ले आया ना, यहां पर आई डू था तो यहां मैंने डू आई कर दिया, डू आई राइट एसेज डेली। और अगर मैंने इसका नेगेटिव क्वेश्चन बनाना है, या इसका मैंने नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाना है, तो यहां वर्ब से पहले नॉट लग जाएगा, डू आई नॉट राइट एसेज डेली। ये बन गया इसका नेगेटिव क्वेश्चन, ये बन गया इसका नेगेटिव क्वेश्चन या नेगेटिव इंट्रोगेटिव। तो आप ये देखो मेरा बच्चा कि ये जो पहले दो सेंटेंसेस हैं, भी यही मेन सेंटेंस हुए ना। बाकी इस डू को पहले लेके जाने से ये इंट्रोगेटिव बन गया या क्वेश्चन बन गया, और यहाँ डू को पहले लेके गए और साथ में हमने नॉट भी लगाया, तो ये क्या नाम है, नेगेटिव क्वेश्चन बन गया, नेगेटिव इंट्रोगेटिव बन गया। अब आपने अगर डब्ल्यू एच फैमिली लगानी है, तो आप जो पहले से ही सवाल हैं उनसे पहले आप डब्ल्यू एच फैमिली लगा लो। जो पहले से ही सवाल है उनसे पहले आप डब्ल्यू एच फैमिली लगा लो। यहां पर वाई कर लो, वाई डू आई राइट एसेज डेली। और यहां पर आप वाई लगा दो, वाई डू आई नॉट राइट एसेज डेली। यूं कर दो आप, यहां फिर डू का डी स्मॉल हो जाएगा। अच्छा, वाई डोंट आई भी होता है, लेकिन वो मैं बाद में बताऊंगा, वो अभी नहीं समझाऊंगा मैं। ठीक है, वो टैग स्मॉल टैग्स होते हैं, उनको मैं बाद में करवाऊंगा। तो ये देखो मेरा बच्चा, ये पहले दो फिक्रों से सारे फिक्रे बनाए ना मैंने। तो आप यूं समझो कि पहले दो मेन सेंटेंसेस होते हैं, उससे फिर आगे हम दो बनाते हैं, फिर उससे आगे हम फिर दो बनाते हैं डब्ल्यू एच फैमिली लगा के। एक हु ऐसा है जिसके साथ ये डू डज का इस्तेमाल नहीं होता, हु के बाद डायरेक्ट वर्ब आता होता है। बाकी वाई है, हाउ है, वेयर है, व्हेन है, सबके साथ जो वो सारे ही सबके सब सेंटेंस के शुरू में आते हैं, और इनके फौरन बाद डू आना चाहिए या डज आना चाहिए। या आप यूं याद ही ना करो, आप इसका यूं जहन में रखो कि जो डब्ल्यू एच फैमिली को अगर हटा दिया जाए, फिर भी क्वेश्चन बचना चाहिए, यूं याद करो आप। तो वाई आई डू नहीं कहना, वाई डू आई कहना है। इसी तरीके से हम और देखें कि अगर मैं कहूं कि जिया झूठ बोलता है, तो जिया टेल्स अलाई होगा, जिया टेल्स अलाई होगा। यहां मैंने टेल क्यों नहीं लिखा? क्योंकि यहां पर हमारा जो सब्जेक्ट है वो वाहिद है। तो हमने कहा था कि ही और शी और इट और सिंगुलर नेम्स के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं और एस सी एस का इजाफा कर देते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पर टेल नहीं लिखा, टेल्स लिखा है, जिया टेल्स अलाई, जिया टेल्स अलाई, टेल नहीं। ये मेरा बच्चा, फिर मैंने शुरू में भी जैसे माजरत की कि आप कहोगे कि देखो जी हम सीएसएस के स्टूडेंट हैं, तो उस्ताद ने क्या हमें बच्चों की तरह टेंस पढ़ाने शुरू कर दिए। आप यकीन करो बेटे, मैं हर साल हर साल कम से कम 500-600 पेपर चेक करता हूँ, ऐसे का और प्रेसी का, हर साल। और ये मैंने बड़ी मिनिमम लिमिट बताई है आपको। अच्छा, आप यकीन कीजिए बच्चे इस टेंस के अंदर मिस्टेक करते हैं, और फिर मुझे इतना दुख होता है, इतना अफसोस होता है कि बच्चे की सोच भी बहुत अच्छी, स्टूडेंट की मतलब क्या नाम है, लॉजिक भी बहुत अच्छी। तो जब सब कुछ बहुत अच्छा, तो एक मतलब एस सी एस के इजाफा करने या ना करने से इतना बड़ा नुकसान क्यों करते हो? एग्जामिनर को तो नहीं पता ना कि आप लायक हो या ना लायक हो। एग्जामिनर को ना तो आपकी हिस्ट्री पता है, ना उसे ये पता है आपने किताबें कितनी पढ़ी हुई हैं। एग्जामिनर को ये नहीं पता। वो देखेगा कि यार पहली लाइन में एस सी एस की मिस्टेक कर रहा है ये, तो ये लड़का ठीक नहीं, या ये लड़की जो है वीक है। तो वो पहले ही एक ताज्जुब अपना बना लेगा। तो हमने उसके ताज्जुब से ही बचना है, हमने उसकी ओपिनियनेटेडनेस से ही बचना है। तो फिर ना, इसलिए मैं चंद एक टेंसेस हैं, सारे नहीं, चंद टेंसेस जिनका बहुत गहरा रोल होता है क्रिएटिव राइटिंग में, उनको मैं जरूर इस तरह बच्चों की तरह करवाता होता हूं कि मेरे बच्चे समझ जाएं। तो ये फिर मैंने एक दफा जज्बाती सी तकरीर की है आप लोगों के सामने, इसीलिए कि आप लोग इल फील ना करो कि ये जी क्यों हम सीएसएस वालों को प्रेजेंट सिंपल टेंसेस ने क्यों करवाना शुरू कर दिया। अच्छा, इसका जब हम जिया टेल्स अलाई, जब इसका हम नेगेटिव बनाएंगे तो ये बन जाएगा जिया डज नॉट।
लेकिन जब डज नॉट आ जाएगा तो फिर टेल आ जाएगा, डज नॉट टेल अ लाई। अब ये भी मिस्टेक मैंने इतनी ही बच्चों की करेक्ट करवाई है सीएसएस लेवल पे कि यार जब डज नॉट आ गया फिर बाद में टेल्स क्यों लिखते हो। टेल्स हमेशा सादा फिक्रे में आता है सिंगुलर नेम के साथ। जब जब सेंटेंस में डज आ गया तो फिर ये एस सी एस का इजाफा खत्म हो जाता है, फिर प्योर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, जिया डज नॉट टेल अ लाई। अब ये दो मेन सेंटेंसेस हो गए हमारे पास, ये दो मेन सेंटेंसेस हो गए हमारे पास। अब हमने इसका क्वेश्चन बनाना है तो हम डज को पहले ले आएंगे। डज जिया टेल अ लाई, ये बन गया सवाल कि क्या जिया झूठ बोलता है। अच्छा, नेगेटिव क्वेश्चन बनाना है इसका तो डज जिया, नॉट को जोड़ दीजिए आप वर्ब के साथ, नॉट टेल अ लाई। तो क्या जिया झूठ नहीं बोलता है। अब ये दो जो क्वेश्चंस हमारे पास आ गए तो हमारी तो ईद हो गई। इन्हीं दो क्वेश्चन से पहले हम डब्ल्यू एच फैमिली लगा देंगे यहाँ पर, और हम लगा देंगे व्हेन डज जिया टेल अ लाई, जिया झूठ कब बोलता है। और व्हेन डज जिया नॉट टेल अ लाई, और जिया कब झूठ नहीं बोलता। तो मेरे बच्चे जो है वो 6 सेंटेंसेस को माइंड में रखा करें। ये था इसका मेन स्ट्रक्चर। अब और सेंस उसकी वही होगी कि क्रिटिकल कमेंट्स में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है ये, हैबिट्स के लिए, रूटीन्स के लिए, ट्रूथ्स के लिए, फैक्ट्स के लिए, ये फैक्ट्स वगैरह को रिप्रेजेंट करने के लिए ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। अच्छा जी बेटे, अब एक और एक्टिविटी आपसे करवानी है। खिलाड़ी क्रिकेट खेलते हैं, हॉकी पाकिस्तान में खेली जाती है। खिलाड़ी क्रिकेट खेलते हैं। बेटे मेरी आवाज आ रही है। जी सर। यस सर। हाँ जी। आ रही है सर। अच्छा यस ठीक है। सर। ओके ओके ठीक है। अब खिलाड़ी क्रिकेट खेलते हैं और हॉकी पाकिस्तान में खेली जाती है, इन दोनों उर्दू के सेंटेंसेस से आप पहचान सकते हो कि कौन सा एक्टिव वॉइस है और कौन सा पैसिव वॉइस है। यस यस सर। यस सर। सर। सर दूसरा वाला दूसरा पेश है। पेसिव जी वॉइस है, सर। फर्स्ट वाला एक्टिव है। सेकंड शाब वन पैसिव वॉइस है। शाबाश शाबाश शाबाश, जिंदाबाद। तो मेरे बच्चों ने इसका मतलब वो वीडियो देखी हुई है, या तो आपको खुद से पता है इस बात यस का। सर। देखा, इसीलिए मैंने रिक्वेस्ट आप लोगों से की थी कि बेटे वो वीडियो जरूर देखना, वो वाली जो बेसिक्स वाली है। अच्छा, अब उर्दू देखिए में थी सर। शाबाश शाबाश शाबाश, जजाकल्ला, बहुत बहुत। इस तरह ना मेरा काम बड़ा आसान हो गया अब, मतलब बहुत ज्यादा मुझे जोर नहीं लगाना पड़ेगा। अब पहला सेंटेंस एक्टिव वॉइस का है और दूसरा सेंटेंस पैसिव वॉइस का है। अच्छा, खिलाड़ी क्रिकेट खेलते हैं तो ये बन जाएगा कि द प्लेयर्स प्ले क्रिकेट, और दूसरा सेंटेंस है कि हॉकी इज प्लेड इन यस पाकिस्तान। पाकिस्तान। हाँ, शाबाश शाबाश, हॉकी पाकिस्तान में खेली जाती है, इज प्लेड इन पाकिस्तान। अब जब इसका पैसिव वॉइस बनता है तो आपको पता है कि इज एम आर के फौरन बाद थर्ड फॉर्म आती है, इज एम आर के फौरन बाद थर्ड फॉर्म आती है, इज एम आर के फौरन बाद थर्ड फॉर्म आती है। अच्छा, अब इसका मतलब है कि हमें एक्टिव और पैसिव की भी समझ है इसकी, कि एक्टिव वॉइस क्या होता है और इसका पैसिव वॉइस क्या होता है। मेरा मुलाजिम मेरे कपड़े इस्त्री करता है, मेरा मुलाजिम मेरे कपड़े इस्त्री करता है। मेरा बूढ़ा मुलाजिम मेरे कपड़े इस्त्री करता है, मेरा बूढ़ा मुलाजिम मेरे नए कपड़े इस्त्री करता है। मेरा बूढ़ा मुलाजिम रोजाना मेरे नए कपड़े इस्त्री करता है। मेरा बूढ़ा मुलाजिम रोजाना सुबह सवेरे मेरे नए कपड़े इस्त्री करता है। मेरा बूढ़ा मुलाजिम रोजाना सुबह सवेरे मेरे नए कपड़े इस्त्री करता है। और मेरा बूढ़ा मुलाजिम रोजाना सुबह सवेरे मेरे नए कपड़े इस्त्री करता है। मेरा बूढ़ा मुलाजिम मुझे खुश करने के लिए रोजाना मुझे खुश करने के लिए मेरा बूढ़ा मुलाजिम मुझे खुश करने के लिए रोजाना सुबह सवेरे मेरे नए कपड़े इस्त्री करता है। और मैं वो और मैं वो शानदार कपड़े पहनने के बाद ऑफिस ऑफिस चला जाता हूँ ऑफिस चला जाता हूँ। और मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूँ। फिर मैं वो शानदार कपड़े कपड़े पहनने के बाद ऑफिस चला जाता हूँ। अच्छा जी बेटे, अब अगर पहले पहली नजर अगर इस सेंटेंस पे पड़े ना तो सांस चढ़ जाता है इसको इसको पढ़ते पढ़ते ही। मेरा बूढ़ा मुलाजिम मुझे खुश करने के लिए रोजाना सुबह सवेरे मेरे नए कपड़े इस्त्री करता है और मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूँ। फिर मैं वो शानदार कपड़े पहनने के बाद ऑफिस चला जाता हूँ। वेल, इट्स अ ह्यूज सेंटेंस।
लेकिन इसकी बेस देखो, ये है इसकी रूट। मेरा मुलाजिम मेरे कपड़े इस्त्री करता है, ये है इसकी रूट। सबसे पहले मैंने इसमें इजाफा किया बूढ़े का, ये मेरी फर्स्ट लेयर थी। तो जो पहली लेयर होती है, जिस तरह जिस जिस तरह जो प्याज होता है, जो अनियन होता है, उसकी लेयर्स होती है ना, लेकिन उस प्याज की सारी अगर हम लेयर्स उठाएं तो बीच में उसकी एक रूट होती है। अब आप समझे कि मैंने ये आपको रूट दी है, अनियन की रूट दी है। आपने सबसे पहली लेयर लगाई उसके ऊपर, बूढ़ा। अच्छा, फिर मैंने एक और लेयर लगाई, लफ्ज की लेयर लगा रहा हूं यहां पर, नए। मेरा बूढ़ा मुलाजिम, बूढ़ा एक लेयर लगी। और मेरे नए कपड़े इस्त्री करने के बाद, है तो ये एडजेक्टिव्स, लेकिन एडजेक्टिव्स भी लेयर्स होती हैं, जो सेंटेंसेस के अंदर एक, समझें कि, मीनिंग का इजाफा करती हैं, सेंटेंस को ज्यादा अट्रैक्टिव बनाती हैं, सेंटेंस में जो नाउन्स होते हैं उनमें डेप्थ क्रिएट करती हैं। ये जो लेयर्स होती हैं एडजेक्टिव्स की, एडजेक्टिव्स नहीं भी आ रहा तो छोड़ें, भाड़ में जाए एडजेक्टिव। आप ये देखें कि मैंने नाउन्स के साथ कुछ अल्फाज जोड़ दिए। अब मैंने क्या किया कि मेरा बूढ़ा मुलाजिम रोजाना, रोजाना, अब मैंने रोजाना की एक और लेयर ऐड कर दी यहाँ पे, यानी कि मैंने उसके काम करने की फ्रीक्वेंसी भी बता दी। अच्छा, सुबह सवेरे, अब यहां पर मैंने टाइम भी ऐड कर दिया बीच में। अब ये फ्रेज ऐड किया है मैंने, फ्रेज ऐड किया है मैंने, सुबह सवेरे, अर्ली इन द मॉर्निंग। अच्छा, ऊपर एक एक लफ्ज ऐड करता आया हूं मैं, अब यहां पर मैंने एक फ्रेज ऐड कर दिया। अच्छा, मुझे खुश करने के लिए यहां मैंने एक और फ्रेज ऐड कर दिया। इसीलिए मैं अपने बच्चों को शुरू में ही मैं फ्रेजेस करवा देता हूँ, फ्रेज और क्लॉज के अंदर डिफरेंस करवा देता हूँ, कि आपको पता हो। मुझे खुश करने के लिए, यानी यहां मैंने एक और फ्रेज ऐड कर दिया, और इस फ्रेज में एक पर्पज की सेंस भी है, मुझे खुश करने के लिए। और मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूं, यहां और मैंने लगाया कंजंक्शन। और कंजंक्शन लगाने के बाद मैंने एक क्लॉज का इजाफा कर दिया, एक क्लॉज का इजाफा कर दिया। मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूं। यहां पर मैंने एक, अच्छा, फिर मैं यहां पर, कंडीशन। हाँ, यहां पर शाबाश, यहां पर ट्रांजिशन ऐड करके, शाबाश, मैं शानदार कपड़े पहनने के बाद, फिर मैंने एक फ्रेज ऐड किया, और उसके बाद है मैं ऑफिस चला जाता हूं, यानी मैंने एक और क्लॉज ऐड कर दिया यहाँ पे। मैं फिर वो शानदार कपड़े पहनने के बाद, वो शानदार कपड़े पहनने के बाद, ये जो है यहाँ पर एक और फ्रेज है जो कि मैंने ऐड किया। और मैं ऑफिस चला जाता हूं, ये है एक और क्लॉज ऐड कर दिया। अब इसके अंदर ये बूढ़ा, और इसके अंदर मुझे खुश करने के लिए रोजाना सुबह सवेरे, मेरे नए कपड़े, ये सारी की सारी लेयर्स हैं जो हमने आहिस्ता आहिस्ता डेवलप की हैं 8 सेंटेंसेस में। अब मैंने करना क्या है आप लोगों के साथ, जहां जहां सिंगल वर्ड अटैच हो रहे हैं वहां मैं बड़े डिफरेंट टाइप के सिंगल वर्ड्स अटैच करूंगा यहाँ। जैसे मैं यहाँ पर यूं भी लिख सकता हूं, मेरा बूढ़ा ज़ईफ और कमजोर मुलाजिम, यानी कि एक नाउन के साथ एक से ज्यादा लेयर्स अटैच करूंगा। यहाँ पर सुबह सवेरे एक फ्रेज है, मुझे खुश करने के लिए दूसरा फ्रेज है। ऐसा भी हो सकता है कि मैं एक सेंटेंस में एक रूट के साथ ढेर सारे फ्रेजेस इस्तेमाल कर लूं, और वो लंबा चौड़ा फिक्रा बनाऊं कि जो इससे भी, मतलब ये इससे भी ह्यूज सेंटेंस लगे। लेकिन मेरे बच्चे पहचाने हैं कि ये हमने प्याज की परतें उतारनी है, और हमने इसकी रूट तलाश करनी है सबसे पहले, कि मेन बात क्या है इसका। और उसके बाद मैंने यह यहाँ पर क्या किया कि, जैसे कि एक बेटे ने कहा कि ट्रांजिशन यूज करने के बाद मैंने फिर एक क्लॉज यूज कर दिया। तो बेटे, जब हम इस तरह से लेयर्स ऐड करते हैं ना, तो हमारे सेंटेंसेस जो है ना, समझें कि जो, फर्ज करें आपने डंबल उठाने शुरू किए हैं, तो सबसे पहले 5 किलो के डंबल दोनों बाजुओं पे उठाते हैं, फिर उसके बाद आखिर में 25-25 किलो के डंबल उठा रहे होते हैं। तो ये भी वैसा ही है। तो इसका बन जाएगा, माई सर्वेंट आयरन होगा या आयरन्स होगा, क्लोथ्स, आयरन होगा। आयरन्स होगा। तो माई सर्वेंट आयरन्स माई क्लोथ्स। तो यहां पर आयरन्स मैंने क्यों कर दिया, क्योंकि सर, हाँ बताएं। सात पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट। शाबाश, क्योंकि इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो सर्वेंट है और वो सिंगुलर है। तो माई सर्वेंट आयरन्स माई क्लोथ्स। अच्छा, अब पहली लेयर लगाऊं मैं, मेरा बूढ़ा मुलाजिम मेरे कपड़े इस्त्री करता है। तो ओल्ड सर्वेंट माई ओल्ड सर्वेंट आयरन्स माई क्लोथ्स। मेरा बूढ़ा मुलाजिम मेरे नए कपड़े इस्त्री करता है। तो माई ओल्ड सर्वेंट आयरन्स माई न्यू क्लोथ्स। यहाँ पर आयरन्स, यहाँ पर ओल्ड का इजाफा किया यहाँ पे, और सेंटेंस में लेयर्स लगती गई।
क्लोज से पहले न्यू का इजाफा किया तो एक और लेयर लग गई। मेरा बूढ़ा मुलाजिम रोजाना, अब ये रोजाना है असल में बेसिकली एडवर्ब, लेकिन एडवर्ब का नहीं भी पता तो छोड़ें आप सिर्फ ये देखें कि ये जो इस्त्री करने का काम है वो कब कब सरंजाम हो रहा है, ये लफ्ज उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। कब कब सरंजाम हो रहा है, कब कब सरंजाम हो रहा है, रोजाना सरंजाम हो रहा है। तो ये काम की फ्रीक्वेंसी बता रहा है, तो ऐसा लफ्ज जो कि काम की फ्रीक्वेंसी बताता है वो एडवर्ब होता है। अब इसी सेंटेंस को हम यहाँ दोबारा लिख लेते हैं कि माई ओल्ड सर्वेंट आयरन्स माई न्यू क्लोथ्स डेली। 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 अब यहाँ पर मेरा बच्चा देखो कि एक और लेयर ऐड हो गई, 3 लेयर्स ऐड की हमने। अच्छा, उसके बाद मेरा बूढ़ा मुलाजिम रोजाना सुबह सवेरे मेरे नए कपड़े इस्त्री करता है, तो माई ओल्ड सर्वेंट आयरन्स माई न्यू क्लोथ्स डेली से पहले आना चाहिए अर्ली इन द मॉर्निंग। तो माई ओल्ड सर्वेंट आयरन्स माई न्यू क्लोथ्स डेली अर्ली इन द मॉर्निंग, ये भी ठीक है। तो अर्ली इन द मॉर्निंग यहाँ पर टाइम आ गया, और टाइम से पहले आती होती है फ्रीक्वेंसी, वो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी आ गई। अच्छा, एक और लेयर लग गई। अब मुझे खुश करने के लिए, ये शायद उसका मकसद हो, और मकासद को शो करने के लिए हम लोग इन्फिनिटिव्स का इस्तेमाल करते हैं। इन्फिनिटिव्स का इस्तेमाल करते हैं, टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। अब मुझे बताएं, टू मेक मी हैप्पी, ये मैं इस सेंटेंस में ये लेयर कहाँ लगाऊं? सर सेंटेंस के एंड में अच्छा लग रहा लास्ट में सर। लास्ट में। है। अच्छा, अब ये जहां आपको, अब मुझे नहीं समझ में क्या लगाऊं, तो मैं चेक कर लेता हूं बेटे। माई ओल्ड सर्वेंट टू मेक मी हैप्पी आयरन्स, नहीं बनी सेंस सही। माई ओल्ड सर्वेंट आयरन्स टू मेक मी हैप्पी माई न्यू क्लोथ्स, नहीं बनी सेंस, इधर लगा लेते हैं। माई ओल्ड सर्वेंट आयरन्स माई क्लोथ्स टू मेक मी हैप्पी डेली अर्ली इन द मॉर्निंग, यहां पर इसकी सेंस बन रही है। तो इसका मतलब है कि इसकी एक प्लेस यहां भी हो सकती है, दूसरी प्लेस एंड में हो सकती है, तीसरी प्लेस स्टार्ट में भी हो सकती है। तो ये जो फ्रेज सेट करना सर होता है ना इसका बेटा। रूल भी आपने बताया था सर। हाँ, हाँ, वो मैपला फ्री टीपू वाला। यस सर। शाबाश शाबाश शाबाश, भाई कमाल है ये। हाँ, मैंने तो वो मैपला फ्री टीपू वाला बताया था ना, मैनर प्लेस फ्रीक्वेंसी टाइम और पर्पस वगैरह। मेक मी हैप्पी। अब यहाँ पर टू मेक मी हैप्पी जो है देखिए, ये एक और फ्रेज आ गया। टू मेक मी हैप्पी जो है देखिए यहाँ पर और फ्रेज आ गया। बस सर। तो बेटा जितना भी लंबा चौड़ा फिक्रा हो और दिमाग में आ रहा हो, आपने खुद फैसला करना होता है कि ये जो लेयर है, ये मैं किस जगह पर ऐड करूंगा तो वो ज्यादा खूबसूरत लगेगी, ज्यादा मीनिंगफुल लगेगी। खूबसूरत से ज्यादा मतलब ज्यादा मीनिंगफुल लगेगी। यहाँ पर टू मेक मी हैप्पी, अगर आप बिल्कुल स्टार्ट में लेके जाना चाहते हो तो बिल्कुल स्टार्ट में ले जाओ, टू मेक मी हैप्पी कॉमा। ये देखो आप, देख लीजिए, टू मेक मी हैप्पी कॉमा माई ओल्ड सर्वेंट आयरन्स माई न्यू क्लोथ्स, ये भी ठीक है। तो मैंने इसकी 3 प्लेसेस देखी। आप लोगों ने मुझे बताया नहीं सर, वो आपने मैपला फ्री टीपू बताया था। तो मैपला फ्री टीपू नहीं भी पता तो आप इसको खुद एडजस्ट किया करो, खुद एडजस्ट करके देख लिया करो। उसके बाद ये देखिए आप, मेरा बूढ़ा मुलाजिम मुझे खुश करने के लिए रोजाना सुबह सवेरे मेरे नए कपड़े इस्त्री करता है और मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूँ। कॉमा एंड लगाऊंगा, फैन बॉय से पहले एंड आता है। एंड आई से थैंक्स टू हिम। से का मतलब कहना भी होता है और से का मतलब अदा करना भी होता है। अगर हम ये कहें कि आई थैंक हिम। एंड आई थैंक हिम भी ठीक है। आई थैंक हिम, ये जो इस बेटे ने बोला है वो लिखते हैं यहाँ, ये ज्यादा मुख्तसर और ठीक बोला है। आई थैंक हिम। अच्छा, मैं ये बताने लगा था कि ये जो से है ना, ये कहने के लिए भी आता है, अदा करने के लिए भी आता है, और कोई इबादत वगैरह करने के लिए भी आता है। जैसे ऑफर नमाज को हम से नमाज भी कह सकते हैं, ही सेइंग नमाज। तो आई थैंक हिम बिल्कुल ठीक है। उसके बाद अब ये है ह्यूज सेंटेंस। ये जो ह्यूज सेंटेंस है, फिर मैं आफ्टर देन दैट, आएगा सर। देन भी ठीक है, बहुत अच्छा लफ्ज है, बहुत अच्छा लफ्ज है देन। लेकिन देन को आप वो जो ट्रांजिशन की जो प्रोटोकॉल है उसके साथ लिखें फिर, पहले सेमीकोलन बाद में कॉमा। फ्रेज कोई डालना है यहाँ पर तो आफ्टर दैट लिख लें यहाँ, कॉमा सेमीकोलन आफ्टर दैट कॉमा। नहीं, आफ्टर दैट नहीं आएगा, देन ही आएगा। हाँ पर फिर कालम की समझ नहीं आई सर। देन आफ्टर वियरिंग दोज एक्सीलेंट एक्सीलेंट क्लोथ्स, मार्वलस क्लोथ्स, कॉमा आई ऑफिस चला जाता हूँ।
आई गो टू आई गो टू ऑफिस। तो बेटा दिस इज व्हाट वी कॉल लेयरिंग। ये लेयर्स जो हम बनाते होते हैं, इसमें आप वर्ड्स की लेयर्स भी बनाएं। वर्ड्स की लेयर्स, बाज़ औक़ात वर्ड्स की लेयर्स ही इतनी ज्यादा लंबी चौड़ी होती हैं कि वही बच्चों को परेशान कर देती हैं कि भाई पता नहीं अब क्या बनेगा इसका। तो आप देख लिया करें कि इस अनियन की जो लेयर है इसके पीछे रूट कौन सी है। रूट का पता चल गया तो सब पता चल गया। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है कि मेरा बूढ़ा ज़ईफ और कमजोर मुलाजिम मेरे कपड़े इस्त्री करता है, तो एक वर्ड के साथ आप तीन तीन लेयर्स लगा सकते हैं। अच्छा। सर ये सेमीकोलन कहाँ कहाँ पर लगाना है सर? ट्रांजिशन वर्ड से पहले? हाँ जी, ट्रांजिशनल जो एलिमेंट्स होते हैं पहले सेमीकोलंस और बाद में कॉमास आते हैं। एडजेक्टिव्स की अब अगर अगर हम बात करें, अब हम बोल रहे हैं मतलब अब हम बोल रहे हैं टाइप्स ऑफ लेयर्स। अब कितनी टाइप्स की लेयर लग सकती हैं, मतलब बेसिकली वो वर्ड्स होते हैं, वो फ्रेजेस होते हैं, और वो क्लॉजेज होते हैं। वर्ड्स होते हैं, फ्रेजेस होते हैं और क्लॉजेज होते हैं। अब कितने टाइप के फ्रेजेस आ सकते हैं, कितने टाइप्स के वर्ड्स आ सकते हैं, वो बेशबहा है, लेकिन हम एक कैलकुलेटेडली देख लेते हैं बिलफर्ज। अब हम एक टाइप के वर्ड्स उठाते हैं, एक नई टाइप के वर्ड्स उठाते हैं। मिसाल के तौर पे हाउस जो है ये एक नाउन है। अगर मैं एक सेंटेंस लिखूं, आई सॉ अ बर्निंग हाउस। अगर मैं एक सेंटेंस लिखूं, आई सॉ अ बिग हाउस, आई सॉ अ स्मॉल हाउस। अच्छा, एक और सेंटेंस देखिए, आई सॉ अ बर्निंग हाउस। और एक और सेंटेंस देखिए, आई सॉ अ पेंट हाउस। अब अगर हाउस नाउन है, अगर हाउस नाउन है तो हाउस से पहले वाले जो अल्फाज है ना, वो एडजेक्टिव्स हैं। ऐसा लफ्ज जो किसी नाउन को मॉडिफाई करता है ना, वो एडजेक्टिव होता है। अगर आई सॉ अ बिग हाउस में बिग एडजेक्टिव है, आई सॉ अ स्मॉल हाउस में स्मॉल एडजेक्टिव है, तो बेटे आई सॉ अ बर्निंग हाउस में बर्निंग भी एडजेक्टिव है। बर्निंग यहाँ पर वर्ब नहीं है, वर्ब आपका सॉ है। आई सॉ ये है क्लॉज आपका, ये देखो, सब्जेक्ट मेन सब्जेक्ट और वर्ब जो होता है वो क्लॉज होता है। तो आई सॉ क्लॉज है। वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म ये भी एडजेक्टिव्स का रोल प्ले करती हैं। आई सॉ अ बर्निंग हाउस, आई सॉ अ बर्ट हाउस, बर्ट, बी यू आर एन टी, बर्ट हाउस। अब हम इन एडजेक्टिव्स को तो जानते हैं कि बिग भी एडजेक्टिव है, स्मॉल भी एडजेक्टिव है, बिग बिगर बिगेस्ट और स्मॉल स्मॉलर स्मॉलेस्ट और टॉल टॉलर टॉलेस्ट। इनको तो हम जानते हैं कि ये तो एडजेक्टिव्स होते हैं। लेकिन हमें ये नहीं पता कि वर्ब की थर्ड फॉर्म और वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म भी एडजेक्टिव का रोल प्ले कर सकती हैं, अगर वो नाउन के साथ जुड़ के आए तो। आई लाइक, आई लाइक दिस रनिंग हॉर्स। बेटे ये जो आई लाइक है ना, ये है आपका क्लॉज। क्लॉज तो इधर हो गया मुकम्मल। आई लाइक दिस रनिंग हॉर्स, यहां पर रनिंग जो है ये वर्ब नहीं है, ये एडजेक्टिव है। तो अब आपने ये याद रखनी है बात कि थर्ड फॉर्म वर्ब की थर्ड फॉर्म और वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म, ये दो फॉर्म्स ऐसी हैं जो कि एडजेक्टिव का रोल प्ले कर सकती हैं। कैन प्ले द रोल ऑफ एडजेक्टिव्स। कैसे? आप कहते हो ना ब्रोकन मिरर, तो ब्रोकन यहां पर एडजेक्टिव है बेटे। आप कहते हो स्माइलिंग फेस, स्माइलिंग यहां पर एडजेक्टिव है। आप लोग कहते हो शाइनिंग स्टार्स, शाइनिंग यहां पर एडजेक्टिव है। आप कहते हो रुइंड सिटीज, रुइंड सिटीज, RUINED, तबाहशुदा शहर, रुइंड। लेकिन और वर्ब की किसी फॉर्म में इतनी जान नहीं है कि वो एडजेक्टिव का काम करे। कभी नहीं हो सकता ब्रोक चेयर, कभी नहीं हो सकता ब्रेक चेयर, ब्रोकन चेयर ही होगा हमेशा। कभी नहीं हो सकता स्माइल फेस, स्माइलिंग फेस ही होगा। अच्छा, अब ये एक किस्म की लेयर है, इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं मिसाल के तौर पे। अब हम एक और रूट लिखते हैं और उसके साथ में लेयर बनाते हैं। अवाम को धोखा दिया जाता है, मासूम अवाम को धोखा दिया जाता है। मासूम और गुर्बत की मारी अवाम को धोखा दिया जाता है। मासूम और गुर्बत की मारी अवाम को इंतखाबात के बाद धोखा दिया जाता है। वो एक बड़े अच्छे शायर थे इंडिया के, बड़े वो मतलब बड़े ही एक खास स्टाइल के साथ एक शेर पढ़ा करते थे, बड़ा लहक लहक के। राहत तंदूरी सर। हाँ, राहत साहब, राहत साहब। तो वो एक वाकया सुनाते हैं कि कहते हैं मैंने एक महफिल में कह दिया कि हुकूमत चोर है, तो कहते हैं कि मुझे मुझे पुलिस पकड़ के ले गई।
तो कहते हैं वहां जाके मैंने अपनी जहानत दिखाई भी, मैंने कहता है भी मैंने ये कहा है, ये तो नहीं कहा ना कि कौन सी हुकूमत चोर है, इंडिया की हुकूमत चोर है या पाकिस्तान की हुकूमत चोर है। तो आगे पुलिस वाले कहते हैं कि अब हम इतने भी बेवकूफ नहीं है कि हमें नहीं ना पता चले। अच्छा, मासूम और गुर्बत की मारी अवाम को इंतखाबात के बाद अपने अपने मुआशी मफादात हासिल करने के लिए धोखा दिया जाता है। अच्छा जी बेटे, अब सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस का है कि पैसिव वॉइस का। इट इज पैसिव सर। पेश लो सर। पैसिव वॉइस है। और पैसिव वॉइस की क्या पहचान होती है कि वो शुरू ही एक्शन रिसीवर से होता है। यानी यहाँ ये नहीं हमें पता कि धोखा देने वाला कौन है, लेकिन जिसको जो धोखे को रिसीव कर रहा है वो यहाँ पर मौजूद है, एक्शन रिसीवर मौजूद है। अब की इंग्लिश बताइए, मासेस। और बताइए। पब्लिक। पब्लिक। द पब्लिक इज डिसीव्ड। द पब्लिक इज डिसीव्ड। अब हमने एक लेयर लगानी है मासूम की। मासूम की इंग्लिश बताइए। द इनोसेंट। शाबाश। द इनोसेंट पब्लिक इज डिसीव्ड। मासूम और गुर्बत ज़दा। मासूम और गुर्बत की मारी। पॉवर्टी रिडन। एंड हाँ, रेच्ड सर, रेच्ड। रेस्ट भी बहुत अच्छा लफ्ज है, बहुत अच्छा लफ्ज है। सर पावर अगर इम्पोरिस्ट दिखे। इम्पोवरिश्ड भी बहुत अच्छा लफ्ज है। क्या बात है, क्या बात है। मैं जो पहले मुझे आ रहा है मैं वो लिख दूं ना, फिर आ वाले लिखता हूँ। आ वाले ज्यादा बेहतर है। द इनोसेंट एंड पॉवर्टी रिडन। पॉवर्टी रिडन नहीं लिखना तो पॉवर्टी स्ट्राइकन भी ठीक है। अब आप लोग जो ये बता रहे हैं ना, वो एक रेच्ड का लफ्ज आया है और दूसरा आया है इम्पोवरिश्ड का। इम्पोवरिश्ड का लफ्ज ना ज्यादा बेहतर है, पब्लिक। अब यहाँ पर बेटे ये एडजेक्टिव है, इनोसेंट भी एडजेक्टिव है और इम्पोवरिश्ड भी एडजेक्टिव है। मासूम और गुर्बत की मारी अवाम को इंतखाबात के बाद धोखा दिया जाता है। इंतखाबात के बाद की इंग्लिश बता दीजिए, और दूसरी मुझे इसकी प्लेस बता दीजिए। आफ्टर द इलेक्शन। आफ्टर आफ्टर द इलेक्शंस हो जाएगा, और इसकी जगह भी बता दीजिए। एंड पे आएगा लास्ट में सर। सर। चले, शाबाश शाबाश। अच्छा, अब ये जो आफ्टर द इलेक्शन है ना, इसकी फ्रंटिंग भी हो सकती है। इसे हटा के आप स्टार्ट में अगर ले जाते हैं और यहाँ पर अगर कॉमा लगा देते हैं, आफ्टर द इलेक्शंस, आफ्टर द इलेक्शंस, फिर यहाँ पर आ जाएगा टी छोटा और आखिर में आ जाएगा फुल स्टॉप। आफ्टर द इलेक्शंस द इनोसेंट एंड पॉवर्टी स्ट्राइकन पब्लिक इज डिसीव्ड। नहीं लिखना यहाँ तो जैसे आप लोग कह रहे हैं वो भी बहुत अच्छी बात है कि आप जैसे कि उसका आखिर में बनता है, तो वो आपकी मर्जी है। लेकिन शुरू में लेके जाएंगे तो फिर, क्योंकि जैसी फ्रंटिंग होती है ना तो फिर कॉमा आता होता है। अच्छा, मुआशी मफाद हासिल करने के लिए, अब इसकी इंग्लिश बता दीजिए और प्लेस भी बता दीजिए। टू गेट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। सर टू गेट इकोनॉमिक बेनिफिट्स। सही हो गया। रिसीव्ड के बाद आ जाएगा सर। हम्म यहाँ मैं एक और लेयर लगाना चाह रहा था असल में। अपने की जगह अगर मैं यहाँ पर जाती लिख दूं बेटे। सर वो मुनासिब है। और पर्सनल। हाँ जी। पर्सनल इकोनॉमिक इंटरेस्ट। टू हम्म, टू गेट पर्सनल इकोनॉमिक इंटरेस्ट। चलें, शाबाश। टू टू गेट पर्सनल इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स, ये लास्ट लेयर आके लगी है जी। हाँ, टू गेट पर्सनल पर्सनल इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स। तो ये बेटे आज की गुफ्तगू थी, मौजूद गुफ्तगू थी आज की बात। हमने एक टेंस उठाया है और एक टेंस के ऊपर लेयर्स लगवाई हैं। लेयर्स के लिए ना अब मैं आपको सीधे सीधे सेंटेंसेस दिया करूंगा। यानी पहले रूट दे दी, उसके बाद सिंगल वर्ड्स ऐड किए, फिर बढ़ते 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 एक मतलब तगड़ा तरीन फिक्रा जो मैं बना सका ना तो वो बना के भेजूंगा, तो वो आप लोग फिर मुझसे डिस्कस कर लिया करना।